हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ले विश्व। तो आज की इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी चैप्टर 5 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। तो आज की इस वीडियो से हम लोगों को ज्योग्राफी का जो 5th चैप्टर है उसे स्टार्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। As you have read in the first chapter, the Earth is the only planet which has life. Human beings can live here because the life-sustaining elements of land, water and air are present on the Earth. यानी कि जो आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा कि जो अर्थ है यही एक ऐसा प्लेनेट है जिस प्लेनेट में लाइफ मतलब कि लाइफ है, यानी लोग जिंदा रह सकते हैं और किसी भी प्लेनेट में लोग जिंदा नहीं रह सकते। और क्योंकि इसमें यहाँ पर लैंड है, एयर है, जो कि वाटर है, लैंड है, एयर है, जिसकी जो कि बहुत एसेंशियल है किसी को भी जिंदा रहने के लिए। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉम्प्लेक्स जोन इन विच three main components of the environment meet, overlap and interact. The solid portion of the earth on which we live is called the lithosphere. The gaseous layers that surrounding the earth is the atmosphere, where oxygen, nitrogen, carbon dioxide and other gases are found. Water covers a very big area of the earth are found. Water covers a very big area of the earth's surface, and this area is called the hydrosphere. The hydrosphere comprises water in all its forms. That is ice, water, and water vapor. The biosphere is the narrow zone where we find the land, water and air together, which contains all forms of life. तो इधर देखिए, मतलब कि आप लोगों ने तो पढ़ा ही होगा फर्स्ट चैप्टर में कि जो लाइफ है, मतलब कि जो अर्थ है वो खाली ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर लाइफ सपोर्ट है, मतलब कि जहाँ पे लाइफ हो सकती है, लोग जिंदा रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लैंड है, एयर है, वाटर है। तो जो जो ये सब है, ये जो कंपोनेंट्स है एनवायरनमेंट के, इनमें क्या होता है कि देखिए जो हमारी अर्थ है उसमें हर चीज़ है, उसमें एयर भी है, लैंड भी है, वाटर भी है, ये सारी जगह। तो इन सब चीज़ों को एक अलग अलग नाम दे रखा है। क्या नाम दे रखा है? देखिए, ऐसा जगह जहाँ पर हम लोग रहते हैं, यानी सॉलिड सरफेस, यानी ऐसी जगह जहाँ पर हम लोग रह सकते हैं, जैसे कि प्लेट्यू, सॉलिड सरफेस, यानी जैसे ज़मीन हो गई, पूरी ज़मीन, और प्लेट्यूज और माउंटेन्स, ये सब सॉलिड जगह हैं जहाँ पर हम लोग रहते भी हैं। ये सब हम लोग रहते कहाँ पर? सॉलिड जगह में रहते हैं। तो ये सब किसके अंडर में आता है? लिथोस्फीयर के अंदर। लिथोस्फीयर क्या चीज़ होती है? ऐसा पार्ट अर्थ का जो कि सॉलिड हो, उसे क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर कहते हैं। फिर सेकेंड पार्ट क्या है? एटमॉस्फेयर। अब देखिए, जितने भी गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और मोनोऑक्साइड, मीथेन और ऑक्सीजन, ये जितनी भी गैसेस हैं, ये सब कहाँ पाई जाती हैं? एटमॉस्फेयर। मतलब कि इन सब गैसेस को, ये सब सॉलिड जगह नहीं, तो ये हवा में रहते हैं, तो इनको नाम दे दिया गया एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर। तो लिथोस्फेयर वैसी जगह होती है यहाँ पे सॉलिड सरफेस होता है। अब आपको एक रफ मतलब की एग्जांपल देता हूँ। हमारी अर्थ है, अर्थ के 3 पार्ट है। क्या पार्ट है? लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर। और लिथोस्फेयर को अब हम लोग जानेंगे। लिथोस्फेयर क्या होता है? लिथोस्फेयर ऐसी जगह होती है जो कि सॉलिड सरफेस होता है, जहाँ पे हम लोग रहते भी हैं। प्लेट्यूज होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, सारी सॉलिड जगह अर्थ में, जितनी भी सॉलिड जगह अर्थ में है वो सब क्या है? वो सब लिथोस्फेयर है। दूसरी चीज एटमॉस्फेयर, जितनी भी गैसेस है अर्थ में, चाहे वो ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड हो, और मीथेन हो, नाइट्रोजन हो, ये जितनी भी सारी जो गैसेस है, ये जहाँ भी पाई जाती है इन्हें क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। ये हवा में पाई जाती है, ऊपर पाई जाती है, तो वो सब क्या है? एटमॉस्फेयर है। फिर तीसरी चीज हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर ऐसी जगह जहाँ पे पानी पानी हो, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पानी पानी हो। आप मतलब कि तालाब, नदी, नहर, समंदर और लेक,
पॉन्ड, झील, ये सब जितने भी जहाँ पे पानी पाए जाते हैं क्या है, हाइड्रोस्फीयर। यानी कि जो अर्थ है, अर्थ के 3 पार्ट हम लोग समझते हैं, एक रफ एग्जांपल लेकर के समझते हैं। अर्थ के 3 पार्ट क्या, एक है यहाँ पे एक सॉलिड पार्ट है, एक में जहाँ पे गैसियस पार्ट है, जहाँ पे गैस खूब सारी, और एक जहाँ पे पानी पानी है। तो देखो, जो सॉलिड पार्ट है उसे हम लोग लिथोस्फेयर कहेंगे। जो गैसियस फॉर्म है, पार्ट है जहाँ पे सब गैसेस ही हैं, वो हम लोग क्या कहेंगे, वो हम लोग कहेंगे ये एटमॉस्फेयर है। फिर तीसरी चीज यहाँ पे पानी पानी है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रोस्फेयर कहेंगे। तो आप लोग को ये समझ में आया होगा, ये जो 3 चीजें मैंने आपको बताई ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब क्या है, द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर विच कंटेन्स ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। अब आप इधर समझिए, देखिए, लिथोस्फीयर जहाँ पे सॉलिड चीजें हो, जहाँ पे जो सॉलिड सरफेस हो अर्थ का। एटमॉस्फेयर जहाँ पे गैसियस पार्ट ऑफ द अर्थ। हाइड्रोस्फीयर द वाटर पार्ट ऑफ द अर्थ। ये तीनों जगह जब एक जगह कहीं दिखती हैं तो उससे हम लोग बायोस्फीयर कहते हैं। जैसे कि सॉलिड पार्ट, वहां पे हम लोग रह रहे हैं, सॉलिड पार्ट, बगल में एक नदी जा रही है, हाइड्रोस्फीयर। मतलब कि देखो, हाँ, एक जमीन है, हम लोग वहां पे रहते हैं, मतलब हम लोग नहीं, एक जमीन है, वो होगी लिथोस्फीयर। उसके बगल से जा रही एक नदी, पानी है उसमें, हाइड्रोस्फीयर हो गई। ऊपर उसके क्या है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, और मीथेन है, नाइट्रोजन, ये सारी गैस क्या है, ये सब एटमॉस्फेयर के अंदर आती हैं, ये उसके एटमॉस्फेयर। तो ये तीनों चीजें एक साथ जब पाई जाती हैं तो इसे क्या कहते हैं, इसे हम लोग बायोस्फीयर कहते हैं। और बायोस्फीयर में हर फॉर्म ऑफ लाइफ, यानी कोई भी जिंदा रह सकता है बायोस्फीयर में। बायोस्फीयर में अब आप देखिए, इंसान को जिंदा रहने के लिए क्या जरूरत होती है, उसको सांस लेने की जरूरत होती है, उसे पानी की जरूरत होती है, उसे रहने की जरूरत होती है, लैंड से फिर वो क्या करेगा, कल्टीवेट कर लेगा, सीड्स, क्रॉप्स सब कल्टीवेट कर लेगा, उगा लेगा, खेती वेती करके अपना पेट पाल लेगा, अपना जिंदा रह लेगा। तो अब देखिए, जिंदा रहने के लिए क्या क्या चाहिए, लैंड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, वाटर चाहिए, और वो जिंदा रहेगा। तो देखो, लैंड किस लिए चाहिए, घर बनाने के लिए और उसमें खेती करने के लिए, तो लैंड लिथोस्फीयर, चलो हो गया। फिर दूसरा, सांस लेने के लिए एटमॉस्फेयर, चलो वो भी हो गया। फिर पानी पीने के लिए पानी के लिए क्या, हाइड्रोस्फीयर। ये देखो, ये तीनों हो गए। जब ये तीनों चीजें एक साथ कहीं मिल जाती हैं, एक साथ कहीं पाई जाती हैं, तो वो क्या होती है, वो बायोस्फीयर हो जाती है। और बायोस्फीयर आपसे पूछे व्हाट इज बायोस्फीयर, तो आप लोग बोल देंगे द बायोस्फीयर इज द मिक्सचर ऑफ ऑल स्फीयर्स। ऑल स्फीयर मतलब कि एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर। यानी वहाँ पे हर फॉर्म ऑफ लाइफ, यानी वहाँ पे बैक्टीरिया, एनिमल्स, ह्यूमंस, बर्ड्स, हर कोई जिंदा रह सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो गई। आपको 4 स्फीयर याद करने पड़ेंगे, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर। अब हम लोग हर एक पार्ट को अच्छे से देख लेते हैं। पहला क्या है, पहला है हम लोग का लिथोस्फीयर। The solid portion of the earth is called a lithosphere. It comprises the rocks of the earth crust and the thin layers of soil that contain nutrients, elements which sustain organisms. There are two main divisions of the earth's surface. The large land masses are known as the continents, and the huge water bodies are called the ocean basins. All the oceans of the world are connected with one another. Look at the map of the world, figure 5.1. Are all the land masses connected with one another? The level of sea water remains the same everywhere. Elevation of land is measured from the level of the sea, which is taken as zero. The highest mountain peak, Mount Everest, is 848 meters above the sea level. The greatest depth of 11,022 meters is recorded at Mariana Trench in the Pacific Ocean. Could you imagine that depth of sea is much more than the highest point? अब आप इधर देखिए, क्या कि ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट है क्या, लिथोस्फेयर।
लिथोस्फीयर में क्या है कि जो भी सॉलिड पोर्शन होता है, ये तो आप लोग को अभी मैंने अब पहले बता दिया था, अच्छे से आप लोगों ने समझ लिया होगा। तो अब आपको फिर से एक बार बता देता हूँ कि जो भी सॉलिड पोर्शन होता है हमारी अर्थ का, वो क्या होता है, वो होता है लिथोस्फीयर। यहाँ पे माउंटेन्स, रॉक्स, लैंड्स, ये सारी चीज आती हैं। सब क्या है, ये सब है लिथोस्फीयर। यहाँ पे सब लैंड वैंड सब होती है लिथोस्फीयर। और हम लोगों ने जो कॉन्टिनेंट्स हैं, जो मतलब कि जितनी भी सब कॉन्टिनेंट्स हैं, ये सब एक दूसरे से कनेक्ट हैं। ये जितने भी कॉन्टिनेंट क्या है, सब लैंड ही है, लिथोस्फीयर में आते हैं सब कॉन्टिनेंट। ये सारे कॉन्टिनेंट एक दूसरे से कहीं ना कहीं से कनेक्टेड है। अब ये सबसे कनेक्टेड है। चाहे अगर आप लोग ग्लोब में देखेंगे, आप लोग ऐसे मैप में मत देखिएगा, आप लोग ग्लोब में देखेगा तो क्या होगा कि जो साउथ अफ्रीका अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है, वो एशिया से कनेक्टेड है। जहाँ पे वो जो एक कंट्री है इजिप्ट, वहाँ से कनेक्टेड है एशिया। और इंडोनेशिया भी एशिया के अंदर आता है। और वो जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है उससे कनेक्टेड है। फिर क्या है, फिर यूरोप रशिया से कनेक्टेड है, रशिया एशिया में आता है। वो सब लोग आप इस मैप से चलिए देख लेते हैं। ये देखिए, इसमें क्या है कि ये जो आप लोग ये ग्रीन वाला पार्ट देख पा रहे हैं, ये ग्रीन वाला ये है अफ्रीका। अफ्रीका यहाँ से कनेक्टेड है किससे, एशिया से। ये देखिए, ये आप लोग ध्यान से देख पा रहे हैं, जहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ ये इजिप्ट है। यहाँ से ये जो येलो वाला पार्ट है, ये एशिया है, ये एशिया से कनेक्टेड है। और फिर ये यहाँ से ये जो एशिया है, ये किससे कनेक्टेड है, ये यूरोप से कनेक्टेड है। फिर जो यूरोप है यूरोप से कनेक्टेड है। और ये जो रशिया है, ये एशिया, ये यहाँ से घूम के इससे भी कनेक्टेड है। देखिए, ये थोड़ा थोड़ा आपको येलो पार्ट दिख रहा है, ये येलो पार्ट, ये जो हमारी, आप लोगों को पता होगा कि जो हमारी अर्थ है वो राउंडेड स्फीयर है। तो ये जो रशिया है पीछे साइड से इससे हल्का सा टच करता है। और ये जो नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका से भी कनेक्टेड है। यहाँ से देखिए आप लोग, ये येलो वाला और ये पिंक वाला देखिए कनेक्टेड है। तो इसमें क्या है कि जितने भी सारे कॉन्टिनेंट हैं वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। और इसी तरह जितने भी सी हैं, ओशियंस है, वो भी एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ये इंडियन ओशियन है, ये इंडियन ओशियन इससे पैसिफिक ओशियन से कनेक्टेड है। फिर ये इंडियन ओशन साउदर्न ओशियन से भी कनेक्टेड है। फिर ये अटलांटिक ओशन से भी कनेक्टेड है इंडियन ओशन। ये आर्कटिक ओशन, यानी कि जितने भी ओशियन हैं ये सब आपस में कनेक्टेड है। और जितने भी कॉन्टिनेंट है ये भी आपस में कनेक्टेड है। ये यहाँ पे पढ़ने को मिला था। और आप लोग को ये भी बता दें कि ये जो नेपाल है, नेपाल हमारा जो नेबरहुड कंट्री है, वहाँ पे क्या है कि जो एक हाईएस्ट पीक है, एक सबसे बड़ा पहाड़ है, वो है माउंट एवरेस्ट, जिसकी जो लेंथ है वो है 8848 मीटर्स। और जो सबसे ज़्यादा डेप्थ है, यानी कि सबसे ज़्यादा वो गहराई कहाँ पर है, वो है मरियाना ट्रंच में। मरियाना ट्रंच पैसिफिक ओशन में एक जगह है। वो मतलब कि वो 11022 मीटर्स तक नीचे गई। यानी कि आप लोग समझ सकते हैं कि जो ऊंचाई है उससे ज़्यादा गहराई है समुद्र में। यानी जितना बड़ा माउंट एवरेस्ट है उससे भी बड़ा क्या है, माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा है मरियाना ट्रंच, यानी गहराई इसकी है। अब इधर थोड़ा कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ने को मिलेगा, तो चलिए इसे भी पढ़ लेते हैं। कॉन्टिनेंट्स, there are seven major continents. These are separated by large water bodies. The continents are Asia, Europe, Africa, North America, South America, Australia and Antarctica. Look at the map of the world, figure 5.1, and notice that the greater part of the part of the land mass lies in the northern hemisphere. अब आप इधर देखिए, ये जो अभी तो ये पीडीएफ है, तो ये वर्टिकल, ये मतलब कि ये वर्टिकली है, लेकिन आपके जो बुक है उसमें अच्छे से ये दिया गया है। तो इसमें क्या है कि जो जितने भी सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, ये सब आपको भी तो बताया कि मैंने कि सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। पर इनको एक
वाटर बॉडीज अलग भी करती है। यानी कि जो वाटर बॉडीज है, ये सब लोग आपने देखा होगा कि लोग कनेक्टेड है, मैंने आपको दिखाया, लेकिन इनको वाटर बॉडीज है कुछ, वो इनको कनेक्ट मतलब कि उनको सेपरेट करती है, कनेक्ट करने वजह सेपरेट करती है। अब इसमें क्या है कि 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे वर्ल्ड में, हमारे अर्थ में 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं, जिनमें से एशिया, अफ्रीका, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। ये 7 कॉन्टिनेंट्स है हमारे अर्थ पे। तो इनमें क्या है कि ये सब और आप लोग देखेंगे कि ये जो नॉर्थ अमेरिका मतलब कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जितना भी लैंड है वो काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू साउदर्न हेमिस्फीयर में। साउथ हेमिस्फीयर में काफ़ी कम लैंड है, और जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उसमें काफ़ी ज़्यादा लैंड है। एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, इट्स कवर अबाउट 1/3 of the total land area of the earth. The continent passes through this continent. Asia is separated from figure 5.1. The combined landmass of Europe and Asia is called the Eurasia. Europe plus Asia. एशिया इज सेपरेट। अब आपको आप लोगों ने ये समझ लिया होगा, मैं आपको फिर से इसको रीड करके बताता हूँ। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, इट्स कवर 1/3 पार्ट total part of the earth. The continent lies in the eastern hemisphere. The Tropic of Cancer passes through this continent. Asia is separated from Europe by the Ural Mountain on the west. Figure 5.1. The combined landmass of Europe and Asia is called the Eurasia. Europe plus Asia. आप इधर समझिए, बहुत मतलब कि हर कॉन्टिनेंट के बारे में कुछ कुछ लिखा हुआ है, तो इसको चलिए समझते हैं। तो जो ये हमारा एशिया है, इसमें क्या है, एशिया सबसे बड़ा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है पूरे वर्ल्ड में। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया है। हमारा जो भारत है वो भी एशिया में आता है। तो जो एशिया है वो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, और इसमें क्या है कि एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, और ये जो एशिया है वो किसके साथ मिलता है, वो मिलता है जाकर के यूरोप के साथ। यूरोप के साथ कैसे मिलता है, यानी कि उनके बीच में बाउंड्री नहीं, वो सब जो रशिया है वो थोड़ा यूरोप में भी मिल जाता है जाकर के, जिससे क्या होता है एशिया यूरोप से मिल जाता है। और क्या होता है कि जो यूरोप है और जो एशिया है उसमें क्या होता है कि वो लोग सेपरेट करे गए हैं, मतलब कि उन लोग को उनके बीच में जो बाउंड्री है वो है यूराल माउंटेन की वजह से। यानी कि एक माउंटेन है जो कि एशिया और यूरोप के मैप के बीच से आती है। वो आपको दिखाता हूँ कि मैप में ये देखिए, ये जो आप लोग देख पा रहे हैं ये यूरोप है ब्लू वाला, और येलो वाला एशिया है। तो इनके बीच से जो रेड कलर की लाइन देख पा रहे हैं, ये बॉर्डर कौन बनाता है, ये बॉर्डर है एशिया। ये बॉर्डर नहीं है कोई, ये एक माउंटेन रेंजेस है। कौन सी माउंटेन रेंजेस है, ये है यूराल माउंटेन रेंजेस। तो ये जो यूराल माउंटेन रेंजेस है इसको अलग करता है। और जो इसके वजह से क्या होता है कि जो आधा एशिया है वो यूरोप में आके मिल जाता है। तो उस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, उस पार्ट को हम लोग कहते हैं यूरेशिया। यूरेशिया कैसे, यूरोप प्लस एशिया, तो क्या हो जाता है यूरेशिया। फिर हमारा सेकंड कॉन्टिनेंट कौन सा, यूरोप। यूरोप में क्या है, Europe is much smaller than Asia. The continent lies to the west of Asia. The Arctic Circle passes through it. It is bound by water bodies on 3 sides. Look at the map of the world and locate it. अब इधर देखिए, अब इधर कौन सा अब इधर एक कॉन्टिनेंट है यूरोप। यूरोप बहुत ही ज़्यादा छोटा है एज कम्पेयर टू एशिया। एशिया के मुकाबले यूरोप काफ़ी छोटा कॉन्टिनेंट है। और इसमें क्या है कि एक आप लोग को सेकंड चैप्टर के वीडियो में आने आपको बताया था कि जो एक लैटिट्यूड्स के बारे में, सेकंड चैप्टर में लैटिट्यूड्स के बारे में आपको बताया था कि जो आर्कटिक सर्कल है
वो ऊपर से निकलती है। ऊपर से कहाँ से निकलती है? ऊपर मतलब कि इसी यूरोप से पास होती है आर्कटिक सर्कल। तो आर्कटिक सर्कल इससे पास होती है और ये जो यूरोप है ये 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है, यानी यूरोप के 3 साइड सी ही सी है, यानी वो पानी से 3 साइड से घिरा हुआ है। फिर हमारा थर्ड क्या है? फिर है हमारा अफ्रीका। अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। द इक्वेटर और 0 डिग्री लैटिट्यूड run almost through the middle of the continent. A large part of Africa lies in the northern hemisphere. Look at the figure 5.1. You will find that it is the only continent through which the Tropic of Cancer, the equator, and the Tropic of Capricorn passes. The Sahara Desert, the world's largest hot desert, is located in Africa. The continent is bound on all sides by ocean and seas. Look at the world map, figure 5.1. You will notice that the world's longest river, the Nile, flows through Africa. Notice where the equator, the Tropic of Cancer, and the Tropic of Capricorn passes in the map of Africa. तो ये जो अफ्रीका है, तो इसमें क्या लिखा है कि जो अफ्रीका है वो हमारा सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का। तो हमारा जो फर्स्ट लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का वो कौन सा है? वो है एशिया। और जो सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है हमारे वर्ल्ड का वो कौन सा? वो है अफ्रीका। तो इसमें कहा गया है कि जो अफ्रीका है वो उस और जो 0 डिग्री है इक्वेटर इसके बीचों बीच से निकल के गई है। और जो अफ्रीका का जितना भी सारा बड़ा पार्ट है, जितना भी ज्यादा पार्ट है, वो सब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में चला गया है। और जो साउदर्न हेमिस्फेयर में उसमें काफी कम पार्ट है, और जितना भी ज्यादा पार्ट है वो सब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में चला गया है। और इसमें क्या है कि जितनी भी जो भी इसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है या इक्वेटर है, ये तीनों जो लैटिट्यूड्स हैं ये सारी इसके ऊपर से जाती है। अब आप देखिए कि जो एशिया उसमें खाली एक लैटिट्यूड जाती है, कौन सी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और जो अफ्रीका है उसमें तीनों लैटिट्यूड जाती है। तीनों लैटिट्यूड्स कहने मतलब कि कौन कौन सी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर, ये तीनों लाइंस, ये तीनों लैटिट्यूड्स जाती हैं। इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है अफ्रीका। और इसमें एक और चीज़ है कि जो सबसे जो सहारा डेजर्ट है, जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ा डेजर्ट और सबसे गर्म, वर्ल्ड हॉटेस्ट डेजर्ट यानी सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट मतलब गर्म डेजर्ट और सबसे ज़्यादा बड़ा डेजर्ट कहाँ पर है? ये है ये कहाँ पर? ये है सहारा डेजर्ट में। और मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ सहारा डेजर्ट के बारे में कि जो सहारा डेजर्ट है वो अफ्रीका की 11 कंट्रीज में फैला हुआ है। और ये 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर लंबा है। क्या आपको पता है कि जो अर्थ है हमारी, जो हमारा इंडिया है, उसका कितना बड़ा स्क्वायर किलोमीटर है? उसका स्क्वायर किलोमीटर है 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और जो सहारा डेजर्ट है उसका है 8.54 मिलियन किलोमीटर 3.2 स्क्वायर किलोमीटर, और इसका 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो ये सबसे हॉटेस्ट डेजर्ट भी है। और आप लोग को एक और बात बताता हूँ कि जो एक रिवर है नाइल रिवर, वो जो अफ्रीका है उसी से निकलती है। वो वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर है, वो सबसे बड़ी रिवर है वर्ल्ड की, और वो अफ्रीका से ही निकलती है। और जितने भी 3 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये भी अफ्रीका के मैप से निकल जाती हैं। तो अभी हमारा जो 4th कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है? नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका इज द 3rd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द world. It is linked to South America by a very narrow strip of land called the Isthmus of Panama. The continent lies completely in the northern and western hemisphere. 3 oceans surround this continent. Can you name these oceans?
कैन यू नेम दिस ओशियंस? साउथ अमेरिका लाइज, अच्छा तो इधर से साउथ अमेरिका स्टार्ट हो जाता है, यहाँ तक ही था खाली नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका क्या है? नॉर्थ अमेरिका जो है वो थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, यानी कि पहला एशिया है, दूसरा अफ्रीका है और तीसरा नॉर्थ अमेरिका है। और नॉर्थ अमेरिका में क्या है कि नॉर्थ अमेरिका तीसरा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, और इसमें क्या है कि ये 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है। और ये जो नॉर्थ अमेरिका है साउथ अमेरिका से लिंक्ड हुआ है बाय इस्थमस ऑफ पनामा। पनामा एक कंट्री है, उसकी जो इस्थमस है उससे ये कनेक्ट हुआ, और ये 3 साइड से जो ओशन से घिरा हुआ है। क्या आप लोग इन तीनों जो 3 ओशंस है इनका नाम बता पाएंगे? आप लोग जरूर बताइएगा। फिर हमारा जो 4th कॉन्टिनेंट है वो है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर विच 2 oceans surrounded it on the east and the west. The Andes, world's longest mountains ranges, runs through its length from north to south. South America has the world largest river, the Amazon. तो ये जो साउथ अमेरिका है इसमें क्या है कि आपको बताया था कि जो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका से एक इस्थमस से कनेक्टेड है, वो ये इस्थमस है, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो हाँ, तो इसमें क्या था कि जो साउथ अमेरिका है वो ज़्यादातर वो साउदर्न हेमिस्फीयर में लाइज करता है, यानी वो साउदर्न हेमिस्फीयर में ही है। और उसमें क्या है कि जो एंडीज माउंटेन रेंजेस है, जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट माउंटेन रेंजेस है एंडीज, वो साउथ अमेरिका से ही होकर जाती है। और क्या है इसमें कि जो वो तो उसके ऊपर से जाती है। और एक चीज और की जो साउथ अमेरिका है उसमें एक लार्जेस्ट रिवर भी है, वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर कौन सी है? वो अमेज़न। अब आपको मैं बताता हूँ। जब मैं आपको अफ्रीका के बारे में बता रहा था तो उसमें क्या बताया था कि वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर नाइल। अब इसमें मैं क्या बता रहा हूँ? वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर अमेज़न। तो आप लोग बोले अरे ये एक ही नाम बराबर, तो एक नाम नहीं है। लॉन्गेस्ट मतलब कि सबसे बड़ी नदी, बहुत बड़ी नदी है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नाइल रिवर। लेकिन अगर बात आए लार्जेस्ट रिवर की, यानी चौड़ी नदी की, चौड़ी सबसे ज्यादा चौड़ी नदी, तो वो कौन सी नदी होगी? अमेज़न नदी होगी, अमेज़न नदी। तो ये जो हमारा जो कौन सा था साउथ अमेरिका, ये कंप्लीट हो गया है। अब हमारा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। तो चलिए इससे भी शुरू करते हैं। सॉरी, ऑस्ट्रेलिया is the smallest continent that lies entirely in the southern hemisphere. It is surrounded on all sides by the ocean and seas. It is called an island continent. तो अब इधर देखिए, जो ऑस्ट्रेलिया है वो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, और ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, और ये साउदर्न हेमिस्फीयर में आता है। और इसीलिए इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट कहते हैं, क्योंकि ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो ये जो ऑस्ट्रेलिया था ये भी खत्म हो गया है। अब क्या, अब एक और कॉन्टिनेंट बचता है हमारा आखिरी में, वो है अंटार्कटिका आइलैंड। अंटार्कटिका आइलैंड। तो चलिए इसे भी पढ़ लेते हैं। अंटार्कटिका कंप्लीटली इज द सदर्न हेमिस्फीयर is a huge continent. The South Pole lies almost at the center of this continent, as it is located in the south polar region. It is permanently covered with thick ice sheets. There are no permanent human settlements. Many countries have research stations in Antarctica. India also has a research station there. These are named as मैत्री एंड भारती। तो अब इधर देखिए, जो अंटार्कटिका है ये कम्प्लीटली साउदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, यानी वो कम्प्लीटली साउदर्न हेमिस्फीयर ही में है। और इसमें क्या है कि जो साउथ पोल है वो इसके जो
कॉन्टिनेंट है कौन सा, अंटार्कटिका, इसके बिल्कुल मिडिल में है। यानी मिडिल के में कौन सा कॉन्टिनेंट है, साउदर्न हेमिस्फीयर। अंटार्कटिका के मिडिल में एक कॉन्टिनेंट है, वो है ये क्या नाम है इसका, साउथ पोल है अंटार्कटिका के मिडिल में। और इसीलिए इसको साउथ पोलर रीजन भी कहते हैं। यहाँ पे जो पोलर बियर होते हैं वो सब यहीं पे होते हैं, उनको बहुत ठंडा रीजन चाहिए होता है, इसलिए इसलिए इसको पोलर रीजन भी कहते हैं। और जो बहुत सारी जो कंपनीज होती हैं, इंटरनेशनल कंपनी, उन सबके यहाँ पे रिसर्च स्टेशन भी है। और जो हमारा भारत है, इसके भी यहाँ पे 2 रिसर्च स्टेशन भी हैं। उनका जैसे नाम है, एक का मैत्री नाम है और एक का भारती नाम है। तो ये जो हमारा टॉपिक था कॉन्टिनेंट्स वाला, ये खत्म हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाइड्रोस्फीयर, ये हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।